अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मासूम 24। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। मेटा ने यूजर्स के लिए नया मेटा अकाउंट फीचर पेश किया है। इसके जरिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, थ्रेड्स, मेटा एआई और अन्य मेटा सेवाओं को एक ही सुरक्षित अकाउंट से आसानी से मैनेज किया जा सकेगा, जिससे अलग अलग पासवर्ड याद रखने की जरूरत कम होगी। लोकसभा अध्यक्ष ने टीएमसी और शिवसेना यूटी के बाकी सांसदों पर बड़ा फैसला सुनाया है। लोकसभा सचिवालय के अनुसार सिंध गुट में शामिल हुए उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसदों के विलय को मंजूरी दे दी गई है। वहीं टीएमसी के 20 सांसद अब सदन में अलग समूह के रूप में बैठेंगे। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर सभी बागी सांसद और विधायक ममता बनर्जी के नेतृत्व में वापस लौट आते हैं तो वो 1 घंटे के भीतर अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। साथ ही उन्होंने भाजपा पर राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई कराने का आरोप लगाया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का ऐलान कर दिया है। वर्ष 2024 में रिलीज हुई फिल्मों के लिए दिए जाने वाले इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का सम्मान श्रीकांत को मिला है। इस फिल्म में अभिनेता राजकुमार राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए अभिषेक बनर्जी के कार्यालय के उस हिस्से को गिरा दिया जिसे अवैध निर्माण बताया गया। कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। एनसीपी के दोनों गुटों के एक होने की अटकलें लगातार तेज होती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक दोनों गुटों को एनडीए में शामिल करने को लेकर बातचीत चल रही है। इस मुद्दे पर वरिष्ठ नेताओं के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सम्मान नागरिक संहिता पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग कानून होने की व्यवस्था पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने सरकारी जमीन से कब्जा हटाकर भूमिहीन परिवारों को पट्टे भी सौंपे। साथ ही उन्होंने कहा कि ये भूमि सनातन परंपरा की प्राचीन धरोहर रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में फायरिंग की घटना के बाद दूसरे दिन भी बंद का असर देखने को मिला। मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद रही और पूरे इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और स्थिति पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सड़क हादसे में अमरनाथ यात्रा पर जा रहे 5 श्रद्धालुओं समेत 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इस बीच प्रशासन ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और अन्य यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के राजहाट में एक मकान के अंदर हुए जोरदार विस्फोट से इलाके में अफरा तफरी मच गई। शुरुआती जांच में पता चला कि किराएदार के बैग में संदिग्ध विस्फोटक सामग्री रखी थी। धमाके में एक व्यक्ति घायल हुआ, जबकि किराएदार मौके से फरार हो गया और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए अपना पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुए इस प्रक्षेपण को देश के प्राइवेट अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रॉकेट लॉन्च के बाद स्काई रूट एरोस्पेस की टीम से फोन पर बातचीत कर उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये मिशन भारत की अंतरिक्ष यात्रा का नया अध्याय है और देश के युवाओं की प्रतिभा, नवाचार और आत्मनिर्भर भारत की सोच का शानदार उदाहरण है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का दूसरा दिन भी काफी व्यस्त रहा। उन्होंने सिलीगुड़ी में सीमा सुरक्षा बल की बॉर्डर आउट पोस्ट का दौरा किया, जवानों से मुलाकात की और क्षेत्र में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। मेरठ में एक सनसनीखेज हत्या का खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को सांप से डसवाकर मौत के घाट उतार दिया। आरोप है कि 20 लाख का बीमा हासिल करने के लिए इस पूरी साजिश का अंजाम दिया गया। रामपुर में सांसद मोहिबुल्लाह नदवी मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पहुँचे। सुरक्षा कारणों से विश्वविद्यालय का मुख्य प्रवेश द्वार बंद रखा गया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की इमारतों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और विश्वविद्यालय के मामले का समाधान कानून के अनुसार होना चाहिए।
दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें पुलिस की निगरानी में अस्पताल ले जाया गया। वे करीब 20 दिनों से धरने पर बैठे थे। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी सोनम वांगचुक के मामले में सरकार से बातचीत की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का समाधान बल प्रयोग से नहीं बल्कि संवाद के जरिए निकाला जाना चाहिए। कांग्रेस ने भी पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने के बाद CJP फाउंडेशन के संस्थापक अभिजीत दिपके भी भूख हड़ताल पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक आंदोलन की प्रमुख मांगों पर सरकार कोई ठोस फैसला नहीं लेती तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान बड़ा हंगामा देखने को मिला। CJP फाउंडेशन के संस्थापक अभिजीत दीपके पर एक व्यक्ति ने स्याही फेंक दी। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को तुरंत पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के बाद कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। राहुल गांधी ने सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाए जाने पर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण भूख हड़ताल पर बैठे व्यक्ति के साथ इस तरह की कार्रवाई गलत है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार असहमति की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीता जली ने अस्पताल प्रशासन को पत्र लिखकर उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की है। उन्होंने मेडिकल जांच की पूरी रिपोर्ट की हार्ड कॉपी भी मांगी है ताकि इलाज की स्थिति की स्वतंत्र रूप से समीक्षा कराई। सगे परिवार ने बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की अपील की है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सोनम वांगचुक का इलाज कराया जा रहा है। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों से जंतर मंतर खाली करने की अपील भी की है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने के बाद श्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने इतने दिनों तक उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया और लोकतांत्रिक विरोध को जिम्मेदारी से संभालने के बाद बजाय खतरे की तरह देखा। शिवसेना ब्यूटी ने जंतर मंतर पर हुई कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि छात्रों और युवाओं की आवाज को दबाना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। पार्टी ने सरकार से आंदोलनकारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने और संवाद का रास्ता अपनाने की अपील की। वहीं संजय राउत ने कहा कि सोनम वांगचुक के साथ हुई कार्रवाई पूरी तरह दमनकारी है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को अदालत से एक और झटका लगा है। 2 साल की सजा के खिलाफ दायर उनकी अपील खारिज कर दी गई है। अदालत ने विवादित बयान से जुड़े पहले सुनाई गई सजा को बरकरार रखा है। राजस्थान के भरतपुर में एक मदरसे के सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। टैंक में गिरने से एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि 12 अन्य छात्राएं घायल हो गए। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में अपराध और माफियाओं का बोलबाला था, लेकिन अब कानून व्यवस्था पूरी तरह बदल चुकी है। अभिनेता आमिर खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से सोशल मीडिया पर कथित धमकी मिलने का मामला सामने आया है। धमकी भरे पोस्ट में उन पर लव जिहाद का बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है।